थकान हो जब तन में और तनाव हो जीवन में, अरे भरी जवानी बाल पके और नींद न हो अखियन में नींद न आ रहा है। अभी इसने इवन नाम तक नहीं बोला कि क्या किस प्रोडक्ट को यूज करना है। क्या आप लोग समझ गए हो कि अमिताभ बच्चन जी है वो किस चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? तो माइकल पोर्टर जी के द्वारा ना ये बताया गया है कि मार्केट में ना केवल 2 तरीके से हम कंपटीशन को तोड़ सकते हैं। यूनिट नंबर 7 बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या कहती है और इसके इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है। हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद उनके इंपॉर्टेंट एरिया को डिस्कस करेंगे, मींस की जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट चैप्टर है, हर टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। इन पीडीएफ के अंदर आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं उनका पैटर्न भी आप लोगों को नजर आएगा। ओके, तो करते हैं स्टार्ट बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एमसीक्यू 023 का। ये जो एमसीक्यू 023 की जो सीरीज है आई थिंक आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। फिर भी कोई सजेशन है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए। ओके, सो सबसे पहले आप समझिए कि स्ट्रैटेजी क्या, मतलब तुम लोगों ने समझ लिया क्योंकि हम फर्स्ट यूनिट से डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक प्लान, एक रोड मैप प्रिपेयर करना जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। इनकेस किसी भी तरीके की हर्डल आए, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली पास आउट कर ले। तो बिजनेस के अंदर हर लेवल पर क्या बनती है, अपने अपने हिसाब से प्लान एंड स्ट्रैटेजी बनती है। दैट मींस देखो आप लोगों को याद हो तो बिजनेस के अंदर 3 लेवल थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। हर लेवल पर अपनी अपनी वर्क परफॉर्मेंस होती है और उसी के हिसाब से उनके प्लान बनते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि देखो हर लेवल के अकॉर्डिंग उनका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है। राइट, जब भी कोई बिजनेस अपना सेटअप में आता है तो उन सबका अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, अपना अपना एक गोल होता है और इस गोल को अचीव करना भी जरूरी होता है। और वो अचीव कैसे होगा कि आप लोगों का एक पर्टिकुलर प्लान होगा कि कब क्या करना है, किसको करना है, कितनी क्वांटिटी है कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, किसके साथ डीलिंग करनी है, किससे सामान मंगवाना है। तो हर चीज प्री प्लान होती है कि आप अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सके। और दूसरा स्ट्रैटेजी बनाने का रीजन ये भी होता है कि आप अपने कंपटीटर से थोड़ा सा हट के नजर आए, क्योंकि मार्केट में काफी सारे सेम तरीके के प्रोडक्ट्स के साथ डीलिंग करते हैं। आप अपने आप को यूनिक कैसे दिखाएंगे, आपकी स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं। आपके रिसोर्सेज को आप किस तरीके से यूज करते हैं, आपके पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या कॉम्पिटेंसी है, जिसके थ्रू हमने डिस्कस किया था आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा। क्या आप लोगों को ये जो चार्ट है मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर के यूनिट नंबर 6 का है कि आपके पास वैल्यू, रेयर, इनइमिटेबल्स एंड ऑर्गेनाइज, ये सभी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। इन्हीं चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और यहाँ इस चैप्टर के अंदर ना आपका माइकल पोर्टर के द्वारा दिया गया 3 कॉन्सेप्ट का एक मॉडल है, वही इस पूरे चैप्टर में डिफाइन किया गया है। ओके, ये मैं आपको शो कर देती हूं क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर डिजाइन किया गया। एक कॉन्सेप्ट आएगा ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर, डिफरेंशिएशन लीडरशिप के ऊपर एंड फोकस स्ट्रैटेजी के ऊपर। गॉट इट? तो करते हैं स्टार्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, जब आपका अगर ये क्वेश्चन आ जाता है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो यही चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई है ना, ये वही है। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या करती है, हमें हेल्प करती है किस चीज को, प्लान एंड कोई एक्शन होता है जो कि कोई कंपनी यूज करती है। मतलब पहले स्ट्रैटेजी बनाती है, कोई प्लान बनाती है, कोई एक्शन कब क्या लेना है, उन स्ट्रैटेजी की मदद से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर मार्केट में क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। किसके थ्रू? हमारे मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिटर है ना, उनसे हम आगे निकल सके। क्यों कर रहे हैं भाई, ये प्लान क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि जो कस्टमर है मेरे कॉम्पिटिटर के पास ना जाकर कहां आए, मेरे पास आए। यस या नो? तो अपने पास ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अब देखो कस्टमर आएंगे तो मेन सबसे यहीं पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपने अपने कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट किया, ठीक है। कस्टमर जितने ज्यादा आपके पास आएंगे उतनी ज्यादा आपकी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर कोई सर्विस आप दे रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कहते हैं डेफिनेटली बढ़ेगी। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए बच्चे आप लोगों के पास सप्लाई होनी चाहिए, मींस कि वो पर्टिकुलर सामान होना चाहिए जिसको आप सेल कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा, फिर आपको बनाना पड़ेगा। उतनी ज्यादा सेल होगी, जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट बुक करेंगे, जितना प्रॉफिट बुक करेंगे दैट मीन्स आप मार्केट में इजिली अच्छा खासा कमा रहे हैं।
ठीक है। मार्केट में आपका जो शेयर है, मतलब कहते हैं ना कि हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी ब्रांच ओपन हो सकती है, मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी बनाओ कि पहली बात तो आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा अलग नजर आए। दूसरा, अगर कॉम्पिटिटर से अलग नजर आ रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज है ऐसे बनती चली जाएगी, ठीक है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन हाउ अ कंपनी compete विद इट्स राइवल्स एंड अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स। द मेन गोल क्या होता है दिस स्ट्रेटेजी? टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी मिलेगा कि कोई भी चीज आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो आपके पास ही होनी चाहिए, मतलब कि जो यूनिक स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर रहे हो वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, उस स्ट्रैटेजी को या फिर कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को कंपटीटर जल्दी से कॉपी ना कर पाए, है ना। ये लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था ना कि आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह अवेलेबल है तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप लंबे टाइम तक प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रीजन ये कहता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने के लिए आपके पास ये चारों कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होते हैं। अब आपको ये देखो कि हर एक बिजनेस के अंदर ना, कोई भी मान लीजिए टाटा का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। क्या टाटा केवल स्टील में डीलिंग करते हैं? नहीं, टाटा स्टील में भी डीलिंग करता है, उनके स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल के अंदर भी उनका अच्छा खासा शेयर, मार्केट शेयर है, ठीक है। वो टाटा की टी भी आती है, टाटा का नमक भी आता है, टाटा के बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। मेरे माइंड में अभी यही 2-3 चीज रिकॉल हो रही है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होगी ना, वो बड़ी कंपनी क्या करेगी, अपने मल्टीपल बिजनेस ऑपरेट कर रही है और हर मल्टीपल बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एक यूनिट में कन्वर्ट कर दे। दैट मीन्स हर एक बिजनेस का हम यूनिट कहेंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर बिजनेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। क्योंकि देखो, अभी आप बात समझो, मेरी बात समझो। मैंने कहा कि मेरे 4 बिजनेस है, क्या जरूरी थोड़ी ना कि चारों बिजनेस के लिए मैं सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करूं? नहीं, एज पर द कंडीशंस, एज पर द सर्कमस्टांसिस, एज पर देयर इज अ कंज्यूमर टेस्ट, मेरी स्ट्रैटेजी वैसे ही होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जैसे जैसे आपकी बिजनेस है, जैसे जैसे आपका डिवीजन है, वैसे वैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। ये नहीं है कि सेम स्ट्रैटेजी सबके ऊपर अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल मैंने राइट डाउन किया हुआ, आप सभी के लिए एग्जाम में लिख सकते हैं। मेरा मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है जो कि क्या करती है, फूड वर्ल्ड ग्रुप के नाम से रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रही है। यहाँ पे फूडिंग सेक्शन का मोस्ट ऑफ जो है सामान यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी ब्रांचेस ओपन की हुई है। पहली ब्रांच ऐसी है जो कि सिंपली फास्ट फूड रेस्टोरेंट के नाम से जानी जाती है, जहां पर सामान मिलने से मतलब है और वहां पे प्राइस भी कम है और इजीली मोस्ट ऑफ जो बेसिक जो नीड होती है ना कंज्यूमर्स की, ठीक है भाई, मेरे को खाना मिलना चाहिए, थोड़ा कम प्राइस में मिलना चाहिए, दैट्स इट। ज्यादा कोई फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बर्गर की, फिंगर्स की और जल्दी से सामान मिल रहा है, ये फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है और लो कॉस्ट है, फास्ट सर्विस है, ठीक है। एक ऐसा रेस्टोरेंट है इन्हीं का ही जो कि किस नाम से है, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के नाम से। यहाँ पे क्या फीचर है, यहाँ पर कहते हैं कि खाना भी मिल रहा है, सर्विस भी फास्ट है, बट क्या इसके अंदर चीजें एड ऑन की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ना सिटिंग अरेंजमेंट हुई, ठीक है, जो अपने कस्टमर्स को कैसे डीलिंग करनी है, कैसे उनके साथ कन्वर्सेशन करना है, इवन जो आपके पास जो स्टाफ है उनकी प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस है। दैट मीन्स आपको एक प्रीमियम लुक नजर आएगा पहली बातों पर उस रेस्टोरेंट का। दूसरा, आपको जो सर्विस दी जा रही है, जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी आपको बिल्कुल टॉप क्वालिटी का मिलेगा। कहते हैं अच्छा, मतलब कि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं मार्केट से, आपने खुद की ही ब्रांच से अपने आप को डिफरेंशिएट किया। कहते हैं अच्छा। तीसरा, आपने के पास जो रेस्टोरेंट है वो कैसा है, हेल्दी फूड केयर। दैट मीन्स आपका जो रेस्टोरेंट है ना बच्चे, वो स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है किसके पास, ऑर्गेनिक आइटम्स के पास, किसके, किन आइटम्स के ऊपर, हेल्दी फूड के ऊपर। दैट मीन्स आपकी तीनों रेस्टोरेंट है, बट मोटिव क्या है, सबके ऊपर अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं एज पर द कस्टमर नीड, एज पर द रीजन सर्कमस्टांसिस। जैसे जैसे कोई चीज चाह रहा है वैसे वैसे उन्होंने बना दिया। समझ में आया? मतलब कि स्ट्रैटेजी कभी भी सेम नहीं होती है, सेम बिजनेस के लिए भी सेम नहीं होती, क्योंकि अपने सर्कमस्टांसिस बहुत वेरी करते हैं। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है 2 चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। अगर ये हमारे फेवरेबल में है तो हम कंटिन्यूसली लॉन्ग रन ग्रोथ करेंगे ही करेंगे। समझ में आया इतना? अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट और ज्यादा बिल्ड करते हैं, जहां पे बात कर रहे हैं कि रोल ऑफ द कोर कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का रोल क्या है भाई?
बिजनेस के अंदर जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से अलग नजर दिखा रहे हैं, अलग करके दिखा रहे हैं, ठीक है भाई हमारे प्रोडक्ट में ये कुछ फीचर है, हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर है, हम इस तरीके की सर्विस देते हैं, भाई वहां पर कॉम्पिटेंसीज का क्या रोल अदा होता है? क्या आप लोगों को लास्ट चैप्टर अगर सबने किया होगा ना, अगर आपने लास्ट चैप्टर हमारे साथ किया है तो मैंने आप लोगों को एक सीरीज समझाई थी कि मेरे पास रिसोर्सिज है, उन रिसोर्सिज, अब देखो रिसोर्सिज सबके पास होते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास सारा का सारा वैसे ही सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है। बट किस स्कूल से ज्यादा टॉपर निकल कर आ रहे हैं, किस स्कूल से रिजल्ट नहीं बेटर निकल कर आ रहा है, तो क्या मैटर, क्या रीजन होता है? भाई कैपेबिलिटी मैटर की जाती है कि दैट मीन्स आप अपने रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज करते हैं। आप देखोगे मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी सारी कंपनियां एक दूसरे से टक्कर लगी हुई है, बट आगे कौन निकल रहे हैं? समझ पा रहे हो? आगे कौन बढ़ रहा है? सिंपल सी बात है, जो अपने रिसोर्सेज का बेहतर यूज करेगा, ठीक है, उसे बोला जाता है कैपेबिलिटी। और जब इन रिसोर्सेज को हम डेली बेसिस पे डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमारे पास एक स्पेशल एबिलिटी आ जाती है कि जो चीज हम रिपीटेशन में करते हैं ना, तो रिजल्ट एज इट इज निकलने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था कि अगर आप लोग खाना बना रहे हो और आपकी मम्मी खाना बना रही है, दोनों ने सेम रिसोर्सेज का यूज किया, जो भी उसके अंदर जैसे आलू प्याज, ठीक है, मिर्च हो गया है, वो सारे के सारे मसालों में डाल दिए, आपने भी वही डाले, मम्मी ने भी वही डाले, पर दोनों के टेस्ट में दिन रात का फर्क है। रीजन क्या है कि आप तो कभी कभार बनाते हो, मम्मी डेली बनाते हो, उनके टेस्ट बहुत अच्छा है। तो उनको पता है कि भाई किस रिसोर्सेज को कितनी क्वांटिटी में कब डालना है, कब कोई चीज मतलब पक जाए, कब कैसे क्या कुछ डालना है, उनको पता है। तो उनको पता है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी कंप्लीट है कि वो कैसे अपने रिसोर्सेज को विद इन अ शॉर्ट टाइम के अंदर वो हर बार आप लोगों का टिफिन तैयार करके दे देती है। तो ये चीजें वो डेली बेसिस पे कर रही है, तो उनके पास एक ये एबिलिटी आ गई, उनके पास ये स्पीड आ चुकी है कि कैसे इतनी देर में चाहे कुछ भी हो जाए, ये टेस्ट भी उनका सेम रहता है, ठीक है, और वो काम भी जल्दी करके देती है। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या था कि स्पेशल एबिलिटी होना, राइट, जिसके थ्रू आप अपने आप को कंपटीटर से अलग नजर दिखाते हो कि हाँ देखो हमारे पास ये चीजें हैं, हर बार जब भी आएंगे तभी भी आपको वैसा ही टेस्ट मिलेगा जैसे आज मिल रहा है। ओ, अगर ये सारी चीजें आप कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करते रहते हो तो आपके पास कंपिटिटिव एडवांटेज हो जाता है। दैट्स इट, यही तो लिखा हुआ है, यही सारे सब कुछ है। पढ़ो जल्दी से इसको। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है कि आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी है। कोर कॉम्पिटेंसी दैट मींस कि आपके पास स्पेशल एबिलिटी है और स्ट्रेंथ है जिसका यूज करके आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस लेकर आ रहे, ठीक है। कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, कोई टेक्नोलॉजी जिसको आप यूज कर रहे हैं, या फिर स्टोरेज करने के अंदर आपके पास मैनेजरियल कैपेबिलिटी है कि आप कैसे अपने एम्प्लॉय को, कैसे अपने इन्वेंटरी को, कैसे हर तरीके की एक्टिविटी को आप मैनेज कर पा रहे। इन स्ट्रेंथ का यूज करके आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आते हो। और ये जो स्ट्रेंथ होती है ना, ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि जिसको कॉम्पिटिटर जल्दी से कॉपी कर ले, नहीं, बिल्कुल यूनिक होती है, उसको कॉपी करने में भी बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। तो यहीं से ही यहां से एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे ना, कि कैसे आप अपने मार्केट में यूनिक दिखा सकते हो। क्योंकि हम किस लिए कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हम अपने जो मार्केट में कंपटीशन होता है ना, उससे अपने आप को हट के दिखाना होता है। तो माइकल पोर्टर जी के द्वारा ना ये बताया गया है कि मार्केट में ना केवल दो तरीके से हम कंपटीशन को तोड़ सकते हैं। पहला तरीका होता है कि जैसे कि हम ये कहें कि हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आप अपनी जो प्राइस होता है ना, जो कॉस्ट होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो कम लेकर आओ। मतलब आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी लागत क्या है, कम आए, कि लागत कम आएगा तो आप प्राइस भी कम रखेंगे, जिससे कि कम प्राइस को वाले जितने भी कस्टमर है, प्राइस सेंसिटिव जितने भी कस्टमर्स, आप उनको अट्रैक्ट कर सको। तो कह रहे दूसरा तरीका होता है कंपटीशन को तोड़ने का कि आप मार्केट में कोई यूनिक आइटम लेकर आए, उसकी चाहे आपकी ब्रांड है, ठीक है, चाहे आपका फिजिकल जो अपीयरेंस है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है, उसके अंदर जो फीचर्स है वो बिल्कुल यूनिक लेकर आए, ठीक है। मतलब कि कहने का ये है कि आपका जो कंपटीशन होता है ना, दो तरीके से तोड़ा जा सकता है। पहला तो आपकी कॉस्ट कम लेकर आओ जिससे कि प्राइस कम रखा जाएगा, तो जितने भी प्राइस सेंसिटिव आइटम कस्टमर्स होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरा कि आप अपने प्रोडक्ट में इतना यूनिकनेस लेकर आए, जैसे कि कॉस्ट की अगर बारे में बात की जाए, जियो का इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल है। जियो ने क्या किया था, पूरे साल क्या किया था, कॉलिंग हुई, नेटवर्क हुआ, वो बिल्कुल एज ए फ्री दिया था, और जो फॉर्म था वो बिल्कुल 500 रुपए में लेकर उसको ऑपरेट करो, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। स्टार्टिंग में सभी इतने हजारों लोगों से क्या किया था, फ्री की सर्विस प्रोवाइड की थी। और डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक दिखा रहे हो। जैसे एप्पल का है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, उसको देखते ये लग रहा है कि हाँ सिक्योरिटी पर्पज से ही बारे में बात की जाए, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पॉइंट ऑफ से बात की जाए, या फिर उसके लुक वाइज के बारे में बात की जाए, या उसके अदर जो फीचर्स है, कैमरे के फीचर्स है, या फिर अदर जितनी भी फीचर्स हैं उनके बारे में बात की जाए। तो जैसे जैसे फीचर्स होंगे वैसे वैसे प्राइस भी होंगे। तो ये उन पर्सन के लिए स्ट्रेटेजी है जो कि हाई पेइंग पर्सन होते हैं, जो खुद ये कहते हैं कि हाँ तुम फीचर लेकर आओ, हम तुम्हें पे करेंगे। और ये वो कस्टमर्स उनके लिए है जो ये कहते हैं कि भाई प्राइस कम कर दो, हम अपने आप दौड़े आएंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा आ जाता है फोकस स्ट्रेटेजी। यहां पे कहा जाता है कि आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री के इस बारे में स्ट्रेटेजी बना रहे हो। यहां पे कह रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री से हमें कोई मतलब नहीं है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन में भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट, समझ में आ रहा है, इसकी छोटे से एरिया को टारगेट करो, उसकी नीड को फुलफिल करो। गॉट इट। सो माइकल पोर्टर जी के द्वारा जेनरिक मॉडल जो प्रोवाइड किया गया था, जिसे हम जेनरिक स्ट्रेटेजी के नाम से भी जानते हैं, और हम इसे कंपिटिटिव एडवांटेज के बेस पर हम अपने मार्केट को भी टारगेट करते हैं। गॉट इट। सो यहां पे बोला गया कि अगर आप एंटायर मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट आएंगे, कॉस्ट लीडरशिप या फिर डिफरेंशिएशन लीडरशिप। ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया को, मींस की स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास क्या आएगा, या तो आप कॉस्ट के ऊपर फोकस करेंगे, मींस की उसी सेगमेंट के अंदर आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आनी चाहिए, या फिर वो यूनिक होना चाहिए। सो वन बाय वन पढ़ते हैं क्या कहते हैं। और ये बात बता देती हूँ, ये जो चार्ट, ये जो आपको इमेज नजर आ रही है ना, इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेस है। ठीक है। इन 16 मिनट के अंदर मैंने आपको ये बताया कि भाई स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी होती है, कंपिटेंसी का इतना रोल क्यों है, और माइकल पोर्टर जी के द्वारा ये जो चार ये कंपोनेंट है ना, इन्हीं के ऊपर पूरा आपका पूरा चैप्टर है। मेनली फोकस दिस वन एंड दिस वन, इनकी टाइप्स पूछी जा रही है, और फोकस के आपके टाइप एंड एडवांटेज पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं भाई कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या होती है। कह रहे हैं कि मार्केट में जो भी आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, चाहे आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसकी जो कॉस्ट है ना बेटे, पूरी इंडस्ट्री में आपकी कम आनी चाहिए। राइट। अगर आपकी कॉस्ट कम आएगी तो डेफिनेटली बेटा क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी तो मार्केट में जो सामान आप लेकर आने वाले उसका प्राइस भी एज कंपेयर टू अदर वो कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि मान लीजिए आप लोगों ने ये जो बॉटल है, इस बॉटल को मैन्युफैक्चर्ड करना है। आप 2 पर्सन है, मैंने 2 पर्सन को काम दिया कि भाई ये बॉटल क्या करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है। तो आपने कहा कि भाई मैम मेरी तो लागत आई है 10 रुपये, एक ने कहा कि मैम मेरी लागत आई है 30 रुपये, सॉरी 18 रुपये, और मैंने सेट किया होता है कि भाई इसका सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है, 30 रुपये होने वाला है। कहते हैं अच्छा। अब यहाँ पर देखो लागत कितनी आई, सबकी अपनी अपनी आई है ना, मैन्युफैक्चर सभी अपने अपने हैं, सबकी अपनी अपनी आती है। अब अगर ये बंदा सामान को सेल करेगा, जब मैंने सेट कर दिया मेरा मार्केट प्राइस कितना बेटे 30 रुपीज में बोतल सेल होगी, तो इसका प्रॉफिट कितना बुक हुआ, कहते 20 रुपए बुक हुआ। कहते बिल्कुल बढ़िया। अगर ये मार्केट में सेल करने के लिए जाएगा तो इसका कितना प्रॉफिट बुक हुआ, इसका 12 रुपए बुक हुआ। तो ये देखो कि सेम प्रोडक्ट है, बनाने की प्रोसेस दोनों की आई थिंक सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, बट जो लागत है बेटे, लागत के बेसिस पे आपका क्या प्रॉफिट बुक हो रहा है। अगर मैं कहूं कि मेरा सेलिंग प्राइस फिक्स है, तो समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर ये पर्सन मीन्स की मान लीजिए ये जो बंदा है, अगर इसको 15 रुपए में भी बेचेगा ना तो भी मार्केट में राज करेगा। क्यों? क्योंकि इतने सस्ते में भाई इसकी तो लागत भी नहीं कवर हो रही अगर ये बेचेगा तो यहां पे यही बात बोली गई है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को जब बना रहे हो ना, तो उसकी लागत के ऊपर कमांड करो। कैसे करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे द रोल ऑफ द कॉस्ट का रोल क्या होता है, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है। इतना समझ में आया कि कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ही क्या है। मींस की फोकस ऑन द प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। कहते ठीक है, एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट इन द इंडस्ट्री व्हाइल मेंटेनिंग द एक्सेप्टेबल
quality. The main objective of this strategy is to offer the product at the lower price than the competitor and attract the consumer who are the sensitive to the price. क्या मैं 12 या 15 रुपए में मैं इसको सेल करूंगी तो डेफिनेटली मेरा कॉम्पिटिटर मार्केट से आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये इस चीज में खुशी नहीं होगा कि भाई मैं 15 रुपए में बेचूं, 3 रुपए का नुकसान होगा पर बोतल, है ना? तो मैं क्या करूंगा, मेरी ट्राई करूंगा कि मेरी कॉस्ट क्या हो, कंटिन्यूसली कम आती रहे, कम आती रहे, कम आती रहे। मैं मेरी ऑपरेशनल जो भी एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करके ये 10 रुपए में बोतल बना दी गई, मैं उसके ऊपर कंटिन्यूसली इस पर वर्क करूंगा। मैं क्या करने वाला हूं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करूंगा। अब देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन से भी क्या होता है बेटे, आपकी जो लागत है वो कम आती है। कैसे आएगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। क्या आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी समझ में आई? मतलब कि आपको कॉस्ट क्या करनी है, कम से कम अपने प्रोडक्ट की कम ले करनी है। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कहती है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर मत करो कि भाई आपको कॉस्ट कम कम करनी है जिससे प्राइस कम कम हो, कि जो भी प्राइस सेंसिटिव पर्सन है, जो मतलब कम प्राइस वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और वैसे कस्टमर को आपको अट्रैक्ट नहीं करना। वो कह रहे हैं कि भाई प्राइस छोड़ो, तुम फोकस करो कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ यूनिक आइटम्स हो, कोई यूनिक फीचर्स हो, कोई यूनिक डिजाइन हो, कोई यूनिक पैटर्न हो, कोई यूनिक आपका ब्रांड का नेम आ रहा हो, कुछ अलग प्रोवाइड कर रहा हो कस्टमर को। अच्छा, मतलब चाहे वो क्वालिटी में भी हो सकता है, उसकी अपीयरेंस में भी हो सकता है, उसकी पैकेजिंग में भी हो सकता है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? तो ये कह रहे हैं कि अपने आप को जो आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर से ही। तो मार्केट में जो कंपटीशन होता है ना वो दो ही तरीके से टूटता है, या तो कॉस्ट कम कर दो अपनी, या फिर यूनिक लेकर आओ, जैसे एप्पल ने किया था, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या होगा, लोग इस चीज के लिए खुद आते हैं, विलिंग होते हैं खुद पे करने के लिए कि हाँ हम पे करेंगे, ठीक है। फोकस स्ट्रेटेजी क्या कहती है? फोकस स्ट्रेटेजी बात करती है बेटे कि आप पूरी इंडस्ट्री को टारगेट ना करते हुए केवल एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अगर बात करूं टूथपेस्ट की, तो आपको काफी सारे टूथपेस्ट याद आएंगे, पर सबसे पहले क्या याद आएगा? कोलगेट याद आएगा। कहते हैं अच्छा, पर अगर ये बात की जाए कि अगर आपके दांतों में झंझनाहट है, ठंडा गर्म लगता है, खाने में खा रहे हो, जब आप कुछ भी आप मुंह में लेकर जा रहे हो तो आपके दांतों में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट क्या रिकॉल हो रही है? ये स्पेसिफिकली किस चीज के इन्होंने टारगेट किया है कि जिन भी कस्टमर्स को दांतों में मतलब जितना भी दर्द हो रहा हो, कैसा भी पेन हो रहा हो, वो उनके लिए सॉल्यूशन है। तो उन्होंने कहा कि पूरी मार्केट को आप देखो मत, आप क्या देखें कि केवल एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढो, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। इसको भी आगे फर्दर टू पार्ट्स में बाइफरगेट किया गया, पर आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये डिटेल में टॉपिक नीचे आया। क्या इतना समझ में आया कि भाई जो माइकल पोर्टर जी के जो जेनरिक स्ट्रैटेजी है वहां पर मेनली 3 चीजों के ऊपर फोकस किया है, कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर और डिफरेंशिएशन लीडरशिप के ऊपर, और एक फोकस स्ट्रैटेजी है। गॉट इट? यहीं पर इन्हीं से रिलेटेड ये बात करता है कि जब हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो वहां पे मेन रोल बात की जा रही है कॉस्ट के बारे में कि भाई कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो, कॉस्ट आपके बिजनेस को ग्रोथ करेगी, कॉस्ट आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करेगा, कॉस्ट। भाई ये इसका मेन रोल है क्या? देखो, जब भी कोई बिजनेस हम ऑपरेट करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर कोई नया बिजनेस है ना, आप ये सोच के बताओ कि अगर आपको मैं कहूंगी कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका खर्चा पानी क्या होगा? ठीक है, मैं कहूंगी आपका जो खर्चा पानी क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या आपका खर्चा पानी सबसे पहले जो भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को जब मार्केट में आप लेकर आ रहे हो, या तो आप कोई बिल्डिंग खरीदेंगे या फिर आप रेंट पे लेंगे, जैसा भी आपका सर्कमस्टांसिस है। तो पहले बात तो आप पर्टिकुलर जो शॉप है या फिर बिल्डिंग है आप रेंट पे लेंगे नहीं लेंगे? कहते ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी मशीन है, जो भी टूल है जो आपको यूज करने हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो मशीन चाहिए नहीं चाहिए? कहते अच्छा, आपको वो मशीन के अंदर जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्या वो रॉ मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कहते बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो आप फिनिश गुड्स को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको लेबर की, दैट मींस आपको एम्प्लॉइज की जरूरत होगी नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। जिस रूम के अंदर आप अपना वर्क कर रहे हो, क्या वहां पर कोई और खर्चा आएगा? अरे आएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, आप अपने फिनिश गुड्स को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए या फिर कोई भी शॉप तक पहुंचाने के लिए
ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली पड़ेगी। दैट मीन्स ये छोटे छोटे खर्चे जो आप लोग करते हो जब अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वो मैटर करते हैं। अगर उन खर्चों को आप बिल्कुल ध्यान से सही सोर्स से इनको कलेक्ट करोगे, मीन्स कि जहां से आपको मशीन, आपको ये देखना है कि क्या चीज आपके लिए फेवरेबल है, मशीन को खरीदना सही है या फिर रेंट पे लेना सही है। समझ में आया? रॉ मटेरियल कितने, काफी सारे सप्लायर है, किन सप्लायर में से मुझे सेलेक्ट करना है कि किससे मेरी कॉस्ट कम आई। क्योंकि बेटे आपको मैंने बताया, अगर लागत कम आई, यहां पर मैंने बोतल का एग्जांपल दिया था, लागत कम आई तो डेफिनेटली आप अपना प्रॉफिट उतना ही बुक कर सकते हो और उसी हिसाब से आप मार्केट में किसी को आउट भी कर सकते हो। यस या नो? ऐसा हो सकता है कि आप मार्केट में आउट कर सकते हो या फिर उसी रेट में सेल करके अपना ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दोनों में से एक चीज है, दोनों में आपकी फेवरेबल पॉइंट है। तो यहाँ पे जितना भी मैंने पॉइंट आप लोगों को समझाया ना, ये यही है कि जब भी कोई बिजनेस, क्योंकि देखो अक्सर क्या लोग देखते हैं जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है और वो उसके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कह रहे हैं देखो 10 दिन हुए हैं बिजनेस स्टार्ट किए हुए, कस्टमर देखो कितने सारे आ रहे हैं। लोगों को ये नहीं नजर आता कि भाई स्टार्ट करने से पहले मेरी इतनी सारी कॉस्ट आएगी। अभी तो मैंने बहुत कम कॉस्ट गिनवाई है, ये जितनी भी मैंने आपको बताई है ये सारी यहीं लिखी हुई है। और साथ ही साथ आपको और भी अदर कॉस्ट आती है। क्या? आप बिल्डिंग को, फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग बनाई नहीं है, खुद नहीं मैन्युफैक्चर्ड की, तो आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन नहीं की, सॉरी मैन्युफैक्चर नहीं, कंस्ट्रक्शन आपने खुद बिल्डिंग नहीं की है, आपने रेंट पे ली है। फॉर एग्जांपल आपने जो फैक्ट्री है ना बेटे वो रेंट पे ली है, और रेंट कितना है बेटा? 50,000 है। ठीक है, अब आपको ये बोला गया है कि आपको प्रोडक्शन करनी है। आप मान लीजिए टी शर्ट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, टी शर्ट प्रोड्यूस करते हो, और आपको ये बोला गया है कि हाँ जिस फैक्ट्री में आप वर्क कर रहे हो ना, उसका रेंट देखो, रेंट कभी भी कम होता है, चाहे आप टी शर्ट 10 बनाओ, 100 बनाओ, 500 बनाओ, या फिर आप 1000 बनाओ या फिर 2000 बनाओ, कभी आपको ये आपने देख भी नोट किया है कभी रेंट कम होता हो? नहीं। अगर मैंने कहा कि भाई मैंने मेरा प्रोडक्शन कितना किया है बच्चे, मैंने मेरा प्रोडक्शन केवल 100 यूनिट ही किया, मतलब कि मैंने केवल महीने के अंदर 100 यूनिट को ही प्रोड्यूस किया, 100 टी शर्ट ही बनाई, तो मतलब कि मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है हर एक, अगर मैं टी शर्ट के ऊपर निकालूं तो 100 से डिवाइड होगा। मतलब कि मेरी उस टी शर्ट की जो वैल्यू है ना बेटे वो 500 रुपये होने वाली है, 500 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आएगी मेरी, है ना। अगर मैंने कहा कि मेरी जो टी शर्ट मैंने 2000 प्रोड्यूस कर दी, दैट मीन्स 50,000 डिवाइड में 2000, मतलब कि उस टी शर्ट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा? 25 रुपये आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा आप लोग प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। मींस कि आप अपने जो फैक्ट्री आपने रेंट पर ली है ना उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ये आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, ये जो रूम है, ये रूम है, आप उस रूम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तब करेंगे जब आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि रेंट कभी कम नहीं होगा। रेंट की कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हो? नंबर ऑफ यूनिट को बढ़ा दो। तो यहाँ पे यही जो बड़े बड़े आपने कभी नोट किया हो कि दिवाली के टाइम पे कहते हैं कि केवल 100 रुपए में टी शर्ट ले जाओ, 100 रुपए में शर्ट ले जाओ, 100 रुपए में पैंट ले जाओ, उनकी इतनी कम वैल्यू आती कैसे? क्योंकि भाई वो बल्क में सामान को बनाते हैं, और जितना ज्यादा बल्क में बनाएंगे उतना ज्यादा कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, सेम इस तरीके का एग्जाम्पल आपके जितने भी शॉपिंग मॉल्स होते हैं ना, ठीक है, वॉलमार्ट होते हैं, डी मार्ट होते हैं, ये जितने भी सुपर मार्केट्स होती हैं, वहां पर आपको अगर आप शुगर खरीदने के लिए जाएंगे, चीनी खरीदने के लिए जाएंगे, तो आप लोगों को वहां पे 25-30 रुपए किलो में मिल जाएगा सामान। बट जनरली जितनी नॉर्मल मार्केट होती है ना, वहां पे जो शुगर है, चीनी है, वो 50 रुपए किलो मिलती है। रीजन क्या है भाई? वो उतना हैवी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो उनको प्रोड्यूस करने में, जो टी शर्ट बनाने में उनको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होगा, शुगर बनाने में रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होगा, क्या वो छोटी छोटी क्वांटिटी प्रोड्यूस मतलब खरीदते होंगे? नहीं, ज्यादा। समझ में आया? समझ में आया? जैसे आप लोग कोई भी सामान, जैसे अगर आप, मैं कहूँ कि अगर मेरे को एक कॉपी खरीदनी है तो कहेंगे कि भाई 20 रुपए की है। अगर मैं कहूँ कि भाई पूरे 12 की 12 कॉपी खरीदनी है तो कहेंगे 200 रुपए का बंडल पड़ेगा। भाई ऐसे कैसे? क्योंकि 12 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 240 बनेगा, नहीं बनेगा? मतलब 240 की चीज आपको कितने में पड़ेगी? 200 में पड़ेगी। मतलब कॉस्ट इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपके बिजनेस के अंदर।
समझ में आया? तो ये चीजें यही लिखी गई है कि अगर बेटे प्रोडक्शंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है, तो आपकी पर यूनिट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्शंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी बेटे डिक्रीज होगी। ठीक है, सो इस वजह से कहते हैं कि जितने भी फिक्स्ड खर्चे होते हैं ना, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी होगी, मशीन की कॉस्ट होगी है, उनका यूटिलाइजेशन तभी होगा जब हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? जब इन चीजों को, अच्छा आज ये बताओ कि जब आप कोई भी काम स्टार्टिंग में करते हो, क्या वो हमेशा परफेक्ट होता है? यस एवरीवन। क्या अगर मैं कहूं कि जो ये मेरे पास हैंकी रखा था यहाँ पर, मेरे पास ये हैंकी रखा था यहाँ पर, अभी फिलहाल नहीं मिल रहा मुझे, अगर मैं उससे आप लोगों को कहूं कि आप लोगों को पॉकेट बनानी है, ठीक है, पॉकेट बनानी है, क्या फर्स्ट टाइम में आप बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ पॉकेट बना सकते हैं? नहीं बनेगी। आपको पहले सीखना पड़ेगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप चीजों को कंटिन्यूसली लेवल पे करते रहते हैं, तो वही बात आएगी, जितनी बार करोगे उतना ज्यादा निखार आएगा, उतनी ज्यादा सफाई आएगी काम में। तो आप लोग उन चीजों से सीखते रहेंगे ना, ये रहेंगे कि भाई इस यहाँ से सिलाई लेकर आनी चाहिए थी, इतना इतना सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए था, इतने में ये चाहिए था, फिर आप अनुभवी हो जाएंगे तो आप मिस्टेक कम करेंगे। मिस्टेक की भी कॉस्ट होती है कि आप बार बार कर रहे हो, आपका कपड़ा, आपका टाइम, आपकी रील, आपकी जो मशीन की जो घिसाई है, उसकी लागत आप कम कर सकते हो। तो यही बात की जा रही है कि जितनी भी सक्सेसफुल इंडस्ट्री है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो इनके ऊपर वर्क करते हैं और अपनी कॉस्ट को कमाते हैं। जितनी ज्यादा कॉस्ट कमाएगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। गॉट इट? आया समझ में कि कॉस्ट का कितना ज्यादा रोल है? यस एवरीवन। चलो, तो ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या कहती है, नेक्स्ट टॉपिक है, बट जो अभी हम ऊपर करके आए ना उसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या है कि कहा जा रहा है कंपनी, जितनी भी बड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो जब भी कोई सामान को, ठीक है, सेल कर रही है या फिर कोई प्रोड्यूस कर रही है, उनकी कोशिश ये रहती है कि उनकी जो लागत है ना सामान को प्रोड्यूस करने में वो कम आए। ठीक है, जिससे कि क्या हो, जिससे कि अभी इसका मतलब ये नहीं कि भाई लागत कम आने का मतलब है कि उसकी क्वालिटी में कुछ भी घोटालाबाजी कर दो, नहीं, क्वालिटी भी आपको मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ लोअर प्राइस पे आप क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में। जो हमने यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप पढ़ा था ना, ये टॉपिक अब यहाँ पे डिटेल में समझा जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो, तो फिर यहाँ पे बात की जा रही है, जब आप कॉस्ट लीडरशिप करना चाह रहे हो, मतलब कि अपने आप की इमेज ऐसे बनाना चाह रहे हो, जैसे जियो ने आप हम सभी को इतनी अच्छी सर्विस दी थी, फ्री में डाटा दिया था, सिम कार्ड की जो सर्विस थी, फोन इतना सस्ता था, 500 रुपए में आप उसमें नेट चला सकते थे, उसमें यूट्यूब तक ऑपरेट कर सकते थे, उसमें व्हाट्सएप चला सकते थे, छोटे से फोन में इतनी ज्यादा फीचर इतने कम प्राइस में कैसे दे रहा था वो? भाई उसने मार्केट में ग्रैब करने की कोशिश की थी। अच्छा, वो क्या उसने 1 महीना 2 महीना करने के लिए किया था? जब उसने ये सोचा भी होगा ना कि मैं इतने कम प्राइस में क्या करने जा रहा हूं, मैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूंगा, लोगों को बेचूंगा, तो क्या उसके पास थोड़ा सा स्टॉक मिलेगा? मतलब कि उसके पास जो भंडार है वो थोड़ा सा मिलेगा? नहीं, उसको हैवी, मतलब कि बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में उसने पहले चीजें बनाई होगी, फिर उसके बाद लॉन्च की होगी, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव लोग ना सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, और एकदम से इतनी सारी डिमांड आएगी, उतनी डिमांडों को फुलफिल करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट थी, परक्यूजिट्स है कि आप अपनी कॉस्ट लीडरशिप को मेंटेन किए रखो। तो सबसे पहला जाता है एफिशिएंट स्केल फैसिलिटी, that means produce the goods in the large quantity using the efficient production facilities। that means आप अपनी पास जितनी भी सामान को आप ऑफर प्रोवाइड करें ना वो ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, अगर शर्ट है तो वो थाउजेंड्स में होनी चाहिए, अगर फोन है तो वो वही पता नहीं लाखों करोड़ों में प्रोडक्शन की होगी उसकी, क्योंकि हर पर्सन इस चीज को यूज कर रहा था। नेक्स्ट जाता है कॉन्टिन्यूअस कॉस्ट रिडक्शन। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि ये कह रहा है कि आपने एक बार कॉस्ट कम कर दी उससे काम नहीं चलेगा। आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इस कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई किया है, तो जरूरी है उस कॉस्ट को आप कंटिन्यूसली ये बनाए रखें कंसिस्टेंसी से, इसकी कॉस्ट हमेशा कम आनी चाहिए। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऐसे कब आएगी, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उस काम को करने में, आपको लर्न हो जाएगी हर एक स्टेप को, और आपकी जो काम करने की जो प्रोसेस है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो इस थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर सकते हो। टाइट द कॉस्ट एंड द ओवरहेड कॉस्ट, कह रहे हैं कि जितनी भी लागत आती है
उन सब के ऊपर कंट्रोल करो, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट है वो चाहे इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अवॉइडिंग ऑफ द मैनेजरियल कंज्यूमर अकाउंट, ये कह रहे हैं कि जितने भी ऐसे कस्टमर्स हैं, ठीक है, आप लोगों को वो प्रॉफिट देके जा रहे हैं, इट्स ओके, बट ऐसे कस्टमर है जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दे के जा रहे हैं और उनको मेंटेन करने में, उनका डाटा रिकॉर्ड करने में, उनके लिए सामान बनाने में, उस तरीके की क्वालिटी लेकर आने में आपकी ज्यादा लागत आ रही है ना, तो उसको इग्नोर करो। कि आपकी ज्यादा लागत आपको कम प्रॉफिट देके जा रहे हैं तो उसको इग्नोर करो, राइट। अक्सर कंपनी क्या करती है, बटरफ्लाई वाले कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अब बटरफ्लाई का कॉन्सेप्ट आगे आएगा क्योंकि कस्टमर की टाइप्स में बताया गया है। एक तो आपके लॉयल कस्टमर्स होते हैं, एक तो बटरफ्लाई होते हैं। बटरफ्लाई होते हैं आते हैं, खरीदते हैं, बहुत बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, फिर कभी कभार आते हैं, ठीक है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन कैसे करेंगे, जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हैं ना, वो ध्यान से खरीदना चाहिए कि जहां से मुझको सस्ता पड़े ना, वो रॉ मटेरियल वहां से खरीदो। प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि उस प्रोसेस को मैं यूज करूं जिसके थ्रू मेरी जो लागत है, मेरा टाइम है, मेरी जो वेस्टेज है, वो सब कुछ कम लगे। डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स मैं एक एक करके सामान को ना भेजूं अपने कस्टमर के पास, मैं बल्क में सामान भेजूं और एक साथ डिलीवर कर दूं। मार्केटिंग दैट मीन्स इस तरीके से मार्केटिंग करो। आप लोगों ने ये एडवर्टाइजमेंट देख ली है, इसी तरीके से आप ये देखो, ये वाली एडवर्टाइजमेंट देखो फटाफट। दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए। और मैंने चिपका लिए। ओह नो। ओ यस, फेंको नहीं जो। समझ में आया? मतलब मार्केटिंग ऐसे करनी है कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि ये किस पर्पस के लिए है। फेविक्विक, अब हर छोटे बच्चे को पता है कि फेविक्विक से क्या हो सकता है, हर आइटम्स को क्या कर सकते हो आप, दोबारा से चिपका सकते हैं। समझ में? मार्केटिंग करने की भी तरीका होना चाहिए आपको बताने। जैसे कोका कोला वाले क्या कर रहे हैं, अब छोले भटूरे के साथ, पिज्जा के साथ, ठीक है, नॉर्मल कुलचे के साथ भी बता रहे हैं कि कोका कोला यूज करनी है। आपको कैसे कोई प्रोडक्ट यूज करना है वो मार्केटिंग बताती है, एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका होता है। समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? वही आप अपने प्रोडक्ट को जब लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं ना बच्चे, उस लॉन्चिंग प्रोसेस के दौरान ये ध्यान रखना है कि आप अपना कुछ नया लेकर आ रहे हो। चाहे आप उसके अंदर छोटी मोटी फीचर्स ऐड कर रहे हो, चाहे उसके अंदर क्वालिटी बेटर लेकर आ रहे हो, चाहे उसके अंदर जो डिजाइन है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो अलग आ रहा है, या फिर मैं कहूं कि आप सर्विसेज में चेंज कर रहे हो, आफ्टर सेल सर्विसेज और प्री सर्विसेज भी दे रहे हो। समझ पा रहे हैं? मतलब कि ये है कि हर मार्केट में, वही बात है ना, मार्केट में इतने सारे सेलर हैं, आपका प्रोडक्ट यूनिक कैसे नजर आएगा? भाई कुछ नया लेकर आओ ना, है ना। सबकी अपनी अपनी फीचर्स होती हैं। अब आपको मैं एक और एडवर्टाइजमेंट दिखाती हूँ जिसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट का यूज किस लिए है। यस एवरीवन, सुनो। थकान हो जब तन में और तनाव हो जीवन में, अरे भरी जवानी बाल पके और नींद न हो अखियन में नींद नहीं आ रही है। अरे सुन सुन ओ बेटा बेटा सुन, हो जो बॉडी में शॉर्ट सर्किट सुन। अभी इसने इवन नाम तक नहीं बोला कि क्या किस प्रोडक्ट को यूज करना है। क्या आप लोग समझ गए हो कि अमिताभ बच्चन जी है वो किस चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि ये स्पेसिफिक ऑयल है ना, ये आप केवल इसी पर्पस के लिए करेंगे। नवरत्न लगा के सारे दिन। समझ में आया? नवरत्न तेल के बारे में बात की जा रही है, ऑयल के बारे में बात की। तो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से यूनिक बनाओ और एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका भी बता रहा है कि आपको यहीं पर ऐसे यूज करना है। समझ में आया? तो द कंपनी ऑफर द स्पेसिफिक फीचर्स, बेटर क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांड, सर्विसेज सो दैट द कंज्यूमर सी द प्रोडक्ट। कंज्यूमर देखे और आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आतुर हो जाए कि भाई मुझे तो यही सामान खरीदना। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेन आइडिया जैसे कि हर एक, पहली बात है कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को समझो। हर एक कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो। जैसे टूथब्रश जो होता है वो एज के अकॉर्डिंग भी बायफरगेट किया गया है कि उस पर्टिकुलर ब्रश का जो डायामीटर है, वो नजर नहीं आ रहा, डायामीटर है वो कितना होना चाहिए, राइट। अच्छा, जब आप डिफरेंशिएट करते हो अपने प्रोडक्ट को, ये स्ट्रैटेजी जब आप यूज करते हो, इसकी जरूरत ही क्या होती है? सबसे पहले मैंने रीजन बताया कि आप अपने कॉम्पिटिटर से क्या रखना चाहते हो, अलग,
हट के दिखाना चाहते हो, अपने आप को यूनिक दिखाना चाहते हो, सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है ये दिखाना चाह रहे हो। और दूसरा, जो प्रोडक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, जैसे नवरत्न जो ऑयल है, ये किसमें अब आपने बनाया, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव आपको नजर आया अभी तक मार्केट में? अगर आया तो मुझे भी बताना, मुझे नहीं नजर आया था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट अदर जो नया पर्सन है कोई मार्केट में आ रहा है, या फिर एग्जिस्टिंग जो पर्सन है ना, वो उस जो जिस काम में आप कर रहे हो ना उसमें एंटर ना हो सके, मतलब उसके लिए बैरियर हो कि क्या मैं नया लेकर आऊं, उसके माइंड में कोई ओपिनियन ही ना हो, राइट। अच्छा, थ्रेट ये एक दूसरे से लिंक करता है कि क्रिएट द एंट्री बैरियर, कि जो भी पर्सन एंटर कर रहा है ना उसके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट ही ना हो कि वो एंटर हो सके उस आपके जैसे प्रोडक्ट जैसा। ठीक है, थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट यही है कि आपका अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें हुई, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, कोई भी पर्सन उस चीज को कॉपी करने में बहुत मेहनत लग रही है फिर भी नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स आपके पास कंपिटिटिव एडवांटेज है और मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट का डेफिनेटली बढ़िया प्राइस चार्ज कर सकते हो और अपने कस्टमर की लॉयल्टी अपनी ओर लेकर आ सकते हो। और जितने ज्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे बच्चे, उतना ज्यादा मार्केट शेयर आपका बढ़ेगा, और मार्केट शेयर बढ़ना दैट मीन्स प्रॉफिट को दिखा रहा है कि आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है। गॉट इट? यस एवरीवन, टॉपिक फिनिश। तभी कह रही थी जो ऊपर मैंने समझाया ना उसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें एक दूसरे से रेलिवेंट है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन के टाइप्स क्या है। जैसे एसिड्स की थी ना, याद हो तो आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं बेटे वो 2 टाइप्स की होती है, ये इसी में था। एसिड्स हमारे पास क्या है, 2 तरीके की होती है, टेंजेबल एसिड्स होती है और एक हमारे पास इंटेंजेबल एसिड्स होती है। इन्हीं के बेसिस पे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया गया, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है टेंजेबल और इंटेंजेबल। टेंजेबल का मतलब जिसको आप देख सकते हो, ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसा प्रोडक्ट के अंदर यूनिक चीज लेकर आ रहे हो, उस यूनिक चीज को ना आप देख पा रहे हो, उस यूनिक चीज को आप टच कर पा रहे हो, उसकी शेप है उसको मेजर कर पा रहे हो, हर चीज आप मतलब फिजिकली उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख पा रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे सामने ये बिस्किट्स है, नजर आ रहा है, मार्केट में इतने सारे बिस्किट्स है, सबकी अपनी अपनी फीचर्स है, क्या आपको नजर आ रहा है? इमेज देखते ही पता लग रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट इनका है, ये इनका प्रोडक्ट है। तो सबकी अपनी अपनी फीचर्स है और अपनी अपनी फीचर्स के हिसाब से वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ये जो ओरियो का बिस्कुट जब आया था ना तो बहुत ज्यादा धमाल मचाया था इसने कि किस तरीके से इसको खाना है, इसके अंदर इमोशनल एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को नजर आई है ना। मुझे उस अभिनेता का नाम तो याद नहीं आ रहा, जो अपनी बेटी के साथ क्या करता है, डिप करके खाता है और उसमें इमोशंस दिखाते हैं कि हाँ काम को करने के तरीके भी होते हैं, वो अपनी बेटी को तैयार करवाता है पार्टी में जाने के लिए। तो मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट का डिजाइन, आपके पैकेजिंग, आपकी क्वालिटी, आपकी मेंटेनेंस और आपकी डिलीवरी, ये डेफिनेटली मैटर करती है जब अगर आपको अपने कंपटीटर से अलग दिखाना है। इनटेंजिबल डिफरेंशिएशन दैट मीन्स जिसको आप मतलब देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, टच नहीं कर पा रहे हो, मेजर नहीं कर पा रहे हो, जस्ट ओनली एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के, मतलब कि आपकी मानसिक में, मतलब मन के अंदर एक इमोशनली किसी पर्टिकुलर गुड्स के रिगार्डिंग, किसी सर्विस के रिगार्डिंग छवि बनी हुई है। ठीक है, आप उसको जस्ट फील कर सकते हो। अगर मैंने बोला कि एप्पल, आईफोन, ठीक है, तो आपके मन में आएगा कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। अगर मैंने सैमसंग बोला, वो भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, बट कंपैरिजन जल्द ही हो जाएगा। अगर मैं BMW, ठीक है, फोर्से, या फिर मैं कहूँ कि फॉर्च्यूनर, ये भी सभी, सॉरी फॉर्च्यूनर नहीं, BMW, ठीक है, और फरारी और जो फोर्से गाड़ी है उनका बात की जाए तो यहाँ पर क्या नजर आएगा कि ये लग्जरी आइटम्स है, उनकी कंपनी की अपना एक, अगर आपको बताया ना कि इन गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ना अलग कंफर्टेबल फील होता है, जो नॉर्मल गाड़ी अगर बात की जाए तो कंपनी फैसिलिटी देती है और उसी फैसिलिटीज को आपसे चार्ज की जाती है पैसे। अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग द यूनिकनेस, ये सिंपल सा पॉइंट है जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं। ये कहता है कि आपके पास ना देखो हर लेवल पे ना आपको ये मौका दिया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को अलग कर सकते हो। मतलब कि जब आप कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो ना, तो आप जब प्रोड्यूस कर रहे हो ना तो हर लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे करेंगे? जब कोई सामान को खरीद रहे हो ना, तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अपॉर्चुनिटी आपको कब कब मिलेगी जब आप कोई भी प्रोडक्ट को यूनिक बनाएंगे। तो सबसे पहले जब आप कोई सामान खरीद रहे हो ना, तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है ना, ठीक है, वो रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं ना कि जैसा गाय को हम चारा डालते हैं तो वैसे ही दूध के अंदर हमारी क्वालिटी नजर आती है। चाहे गाय को जो चारा है वो अच्छा नहीं दिया गया तो दूध भी अच्छा नहीं आएगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पे है, अगर मशीन में रॉ मटेरियल अच्छा नहीं डाला तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो जरूरी है रॉ मटेरियल हमें बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस करना।
डिजाइन के अगर बारे में बात की जाए, नजर आ रहा है एज पर द कस्टमर नीड एंड एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये देखो बच्चों के भी टूथब्रश आ चुके हैं और उनके डायामीटर को मतलब बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि उनके लिए इतना जरूरी होता है, और अलग अलग कार्टून्स के अंदर उनके जो ब्रश है वो आते हैं, तो उसी के हिसाब से प्राइस चार्ज किए जाते हैं। सो सिंपल। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी मैटर करती है कि आपकी प्रोसेस कैसी है, ज़्यादा लेंथी है, क्या रीज़न है लेंथी है, क्या क्वालिटी आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यूज़ करें, जो मशीन आप यूज़ करें वो सही है या नहीं है। जैसे मैं अगर बात की जाए तो हलवाई की, ठीक है, जो शादियों के अंदर हलवाई होता है, समझ पा रहे हो, तो मिठाई भी बनती है, दिवाली के अंदर मिठाई बनती है। अब उसके अगर ऑयल अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली, या फिर मैं कहूँ कि जो आपको पता है जो जलेबी हमारे एरिया के अंदर जलेबी और इमरती बनती है, ठीक है, और उसका जब वो जो मटेरियल है ना वो तैयार करवाया जाता है ना, तो उसको जब तक ऐसे रफड़ा नहीं मारा जाता ना पूरी तरीके से, मतलब जितना ज्यादा जोर जोर से ऐसे हिला हिलाकर उसको मतलब फेंटा नहीं जाता ना, तब तक वो उसमें से अच्छा कंटेंट निकल कर नहीं आएगा, मतलब कि अच्छा उसमें जलेबी या फिर इमरती नहीं बनती। तो जरूरी है ये प्रोसेस मैटर करती है वहां पे, ठीक है। और इसी तरीके से छोले भटूरे का एग्जाम्पल है, जब तक भटूरे के जो डो को अगर आप उसको फेंट फेंट के जब तक उसको फ्लफी न बना देते तब तक भटूरे में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस वाकई में मैटर करती है, अगर प्रोसेस अच्छी है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। डिलीवरी के बारे में बात की जाए तो कितनी जल्दी आप किसी चीज को डिलीवर कर रहे हो उससे भी आपकी पहचान होती है, ठीक है। डोमिनोज, आई थिंक डोमिनोज पता नहीं, मैकडोनल्ड मुझे याद नहीं है क्योंकि हम कंज्यूम नहीं करते हैं फास्ट फूड। सो उन्होंने भी बोला था कि अगर 30 मिनट के अंदर डिलीवरी ना हो तो आपको डिलीवरी क्या मिलने वाली है, सस्ती मिलने वाली है, मतलब फ्री हो जाएगी। तो वो उनके नाम से वो जानी गई थी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि अगर कितने भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ऑपरेट कर रहे हो और उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जैसे हमारे यहाँ पर है अभिनंदन होटल, ठीक है, अभिनंदन होटल के अंदर जो स्टाफ है, पहली बात तो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में होगा, उनके द्वारा जो दी गई ट्रीटमेंट है वो दी बेस्ट है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि वो जब भी अपने कस्टमर्स के साथ डीलिंग करते हैं ना, उनकी कन्वर्सेशन कैसे किसी के साथ बातचीत, क्योंकि हर तरीके का कस्टमर आते हैं उनके पास, उनको सभी कस्टमर के साथ इक्वली ट्रीट करना होता है, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। सेम इस तरीके से ताज होटल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आप बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करो कि आप अपने कॉस्ट को कम कर सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट मीन्स ये भी एक तरीका है कि आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे? सामान बनाना है, लागत भी आएगी, ठीक है, कस्टमर की जितनी भी डीलिंग होगी उनको भी मेंटेन करना है, किसको कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना। अगर इसके लिए हमने सही पर्सन को अपॉइंट किया हो, जिनको नॉलेज होगी किस तरीके से लेजर बनेगा, किस तरीके से उसकी सब्सिडरी बुक बनेगी, तो डेफिनेटली वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। मतलब कि जो काम जो भी करवा रहे हो ना उसकी लागत कम आनी चाहिए। मार्केटिंग में तो आप लोगों ने ये आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देख ही ली होगी। सो इस तरीके से मार्केटिंग करो कि सामने वाले को पता चले कि भाई ये प्रोडक्ट इसके लिए है, ठीक है। नापतोल में तुम लोगों ने नोट किया हो, नापतोल में कैसी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसमें मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आती है कि तुम लोग अभी खरीदो, अभी ऑर्डर करो, इतने रह गए, इतने। समझ पा रहे हो? तुम मार्केटिंग करने का तरीका होता है, वो डिपेंड करता है कस्टमर सर्विस, दैट मीन्स कि कस्टमर को सर्विस कैसी दी जा रही है। क्या आप अपने कस्टमर को सही मतलब सामान खरीदने से पहले क्या सारी डिटेल बता रहे हो, सामान खरीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो? अगर हाँ, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब मैंने अपना स्पेक्स बनवाया था तो देखो हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी शॉप होती है ना, और सभी चाहते हैं कि कस्टमर मेरे पास आए, कस्टमर मेरे पास आए। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम मेरा शॉप के अंदर एंटरिंग हुई थी, तो जो पहले था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे, पता नहीं रीजन क्या था, बट हाँ उसके अंदर बस ये क्वालिटी थी कि उसने जो भी स्पेक्स बनाया है मेरा, वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाया, मेरे को पसंद भी आया, ठीक है। साइड वाली शॉप में क्या अलग फीचर थी कि वो दवाई जितनी भी हमें प्रोवाइड कर रही है, उनकी जो लागत, मतलब जो जितना प्राइस होना चाहिए ना डिस्काउंट करने के बाद वो प्रोवाइड करें, पर जो पहले जिस पे मैं गई थी वो कभी भी डिस्काउंट नहीं दे रहा था, मतलब कि जो लेस करके दिया जाता है। तो सबकी अपनी अपनी फीचर होती है। तो चश्मे के पॉइंट, चश्मा बना है तो वो अच्छा क्वालिटी का बना है तो फर्स्ट शॉप को मैं प्रेफर करती हूँ। अगर मेरे को मेडिसिन लेनी होती है तो मैं सेकंड शॉप को प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है बेटे पैसे को सेव करना, है ना, और वो चीजें वही सेम मेडिसिन उतने में आ रही है, वही सेम मेडिसिन उतने में आ रही है,
ठीक है, ये कंपैरिजन भी किया था मैंने, बट फर्क किस चीज़ का है, क्योंकि वहां पर लाइटिंग अच्छी लगी हुई है, एसी लगा, उस चीज़ की कहाँ से निकालेगा भाई, हम कस्टमर्स हैं, हम में से तो निकालेगा, ये चीज़ होती है। कस्टमर सर्विस डेफिनेटली मैटर करती है। और सबसे अच्छी बात लगी मुझे सेकंड शॉप की, स्वभाव, आने का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ग्रीटिंग की जाती है, वो उनकी बिल्कुल बेस्ट थी भैया जी की। तो दैट्स द रीजन कस्टमर सर्विस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो समझ में आया जो डिफरेंशिएशन किया गया है प्रोडक्ट्स के बीच में, टेंजेबल और इंटेंजेबल के बीच में, ये फाइनली कंक्लूजन रहा। ओके, चलो, तो अब जब मैं बात कर रही हूं, मैंने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट किया है प्रोडक्ट के अंदर, उसकी फीचर्स, उसकी ब्रांड, उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग, हर तरीके से मैंने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया है। तो क्या मेरी लागत नहीं आ रही होगी? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था बच्चे कि जो प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके के कस्टमर आते हैं, जहां पर ये पर्सन क्या कर रहे हैं, बेटर क्वालिटी के लिए खुद पे करने के लिए रेडी होते हैं। एक सेकेंड, यहां पे देखो, ये लाइन आप पढ़ना कि कस्टमर हु प्रेफर द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आर यूजुअली लेस सेंसिटिव टू द प्राइस, मतलब प्राइस के रिगार्डिंग वो इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते, बल्कि वो विलिंग होते हैं पर्टिकुलर चीज के ऊपर पे करने के लिए मोर फॉर द यूनिक फीचर्स। दैट्स ए रीजन कि जब हम कोई भी फीचर को ऐड ऑन करते हैं तो वहां पे हमारी लागत भी आती है, और वो लागत कैसे, उसी को बोला गया है कॉस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। कॉस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? एडिशनल कॉस्ट आपके लिए, राइट? एडिशनल कॉस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन इनकर, कैसे इनकर होती है? जब वो अपने प्रोडक्ट को यूनिक और डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो यूनिक और डिफरेंट बनाने की कोशिश की जा रही है तो डेफिनेटली आपकी लागत तो आएगी ना। लागत कैसे आएगी? कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, अब मैंने कहा कि मेरे पास 2 टेलर हैं, और एक टेलर क्या कर रहा है, 150 रुपये चार्ज कर रहा है सूट की स्टिचिंग के लिए, और एक टेलर क्या कर रहा है, 220 रुपये चार्ज कर रहा है। भाई 70 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज के? क्योंकि भाई उसके पास जो पर्सन है ना, जो वर्कर है, वो बिल्कुल एक्सपर्ट है, कभी भी मिस्टेक नहीं हुई है, उसकी फिनिशिंग अगर देखी जाए तो दी बेस्ट है, चाहे कैसा भी काम करवा लो, डिजाइनिंग करवाना है वो भी कर देगा। तो ये उस चीज के चार्ज की जा रही है, ठीक है। आपकी मैटर करता है क्वालिटी, जैसे उसके अंदर टेट्रोन लगती है, बुकरम लगती है, ठीक है, वो क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। आपके पास जो एम्प्लॉय है बहुत ज्यादा स्किल्ड है, मैंने बताया कि बिल्कुल भी कभी मिस्टेक नहीं होती, और होती है तो उसको करेक्ट भी इजी, इतनी आसानी से कर देता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता, है ना। तो चीजें इनके चार्ज आपसे किए जाते हैं, और जो आपको यूनिक चीज दी जा रही है तो डेफिनेटली आपको पे तो करना पड़ेगा। स्पेशल फीचर्स के, बेटर क्वालिटी के, डिजाइन के, ऑन सर्विसेज के आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। ओके, वाई दैट डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग द कॉस्ट? क्यों नहीं करेंगे भाई? ये सभी चीजें आप ट्रेनिंग दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को कि काम कैसे करना है। जैसे मैंने ताज होटल का एग्जांपल दिया, अपने हमारे अभिनंदन होटल का एग्जांपल दिया, उनकी सर्विसेज की इतनी बेस्ट होती है, इवन वो हमसे ज्यादा चार्ज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जिस चीज के लिए हम पे कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वो वर्थ इट है। दैट्स द रीजन कि हम पे कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं चीजों को। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी, जब हम किसी भी तरीके की आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, वहां पर सेलिब्रिटीज होते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे डव को छोड़कर, ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ जितनी भी शॉप है, ठीक है, जो साबुन है, उनकी एडवर्टाइजमेंट मोस्ट ऑफ हमारी इंडियन की जो फिल्म इंडस्ट्रीज के जितनी भी अभिनेता है, अभिनेत्री है, वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। डव को नहीं कर रहे, रीजन क्या? क्योंकि उनके टारगेट कस्टमर अलग है, ठीक है। विराट कोहली और अनुष्का ये भी क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो मतलब क्या है ये ऐसे सस्ते में कर देते होंगे, 1000-2000 में नहीं, करोड़ों रुपए लेते होंगे। तो समझ में आया? तो वो पैसा कहां से चार्ज किया जाएगा? अरे आप लोगों की पॉकेट से चार्ज किए जाते हैं। आप लोगों को सामान बेचेंगे, आपकी पॉकेट से निकालेंगे, तभी तो इनके पास आ रहे हैं। तो मतलब कि आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कुछ होती यूनिक है। इन्होंने कैसे किया था कि ये डेटोल का जो शैशे है, ठीक है, वो ये कैसे बोला था इन्होंने कि भाई मुझे डेटोल का मुझे हैंड वॉश करना है, तो मुझे बताना है कि डेटोल में ये से कुछ होता है, मुझे डॉक्टर चाहिए, मुझे ये बच्चा बीमार पड़ रहा है तो मुझे डेटोल चाहिए, ऐसा कुछ है इनका। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये तो पैकेट है। कहते ये पैकेट नहीं, शैशे है, इसको बस पानी में मिक्स करना है, देन वो बन जाएगा हैंड वॉश। कहते हो, तो उनकी कुछ इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो बच्चों को बता रहे हैं कि बस ये
पाउच है और उस पाउच को ओपन करना है, देन वाटर में डालना है, देन उसको शेक करना है, देन हो गया आपका हैंड वॉश तैयार। तो अच्छा, तो इन चीज़ों की लागत आती है बेटे। आप अगर किसी भी वर्क फोर्स को, मतलब कि किसी भी लेबर को पब्लिक डीलिंग करने के लिए किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, एक्सपीरियंस नॉलेजेबल सेल्स पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, तो उसकी भी भाई लागत आती है और उसकी हायरिंग कॉस्ट को ही आपके प्रोडक्ट में ऐड की जाती है। कोई भी टेक्नोलॉजी है आपके अडॉप्ट की है तो वो भी आपसे ही चार्ज की जाएगी। समझ में आया नहीं आया? ओके सर, क्लियर आ रहा है समझ में? कॉस्ट क्यों इनकर्ड होते हैं? क्योंकि आपको कोई चीज यूनिक नजर आ रही है, वो यूनिक के ही पैसे चार्ज की जाती है। अच्छा, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है जो अगर हमें मेरे प्रोडक्ट को अलग दिखा रही हो? रीजन क्या है, उसके फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं? वही सेम जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था ना, वो एज इट इज है। ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सेम एज इट इज आपके फोकस स्ट्रैटेजी के अंदर भी आएंगे। ये वाले समझ पा रहे हैं? तो चीजें मोस्ट ऑफ सिमिलर है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले आप अपने, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंशिएट कर रहा है पूरी मार्केट में से, मोनोपोली का कॉन्सेप्ट याद आया तुम्हें? कि ऐसी मार्केट जहां पे केवल एक सेलर है, बाकी किसी के पास कोई सामान नहीं मिल रहा, वही वो एक दुकानदार है जहां पे वो आपको सारा सामान मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से चार्ज करेगा नहीं करेगा? क्योंकि अवेलेबिलिटी किसके पास है? उनके पास है। तो समझ में आया? तो प्रॉफिट प्रीमियम प्राइस चार्ज करेगा ही करेगा, एज पर द क्वालिटी, एज पर द डिजाइन, एज पर द इंपॉर्टेंस, एज पर द ब्रांड इमेज, वो आपसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के चार्ज करेगा, हाई प्राइस चार्ज करेगा। तो फायदा आपको है कि ज्यादा पैसे आपकी पॉकेट में आ रहे हैं। अगर कस्टमर को ये लग रहा है कि हाँ जी ये सभी चीजें हैं, मैं इस चीज के लिए मैं पे कर रहा हूं, मैं इसकी चीज के लिए खुश हूं, तो डेफिनेटली आप पे करेंगे और सामने वाले के लिए प्रॉफिट जनरेट होगा। दूसरा, जितनी ज्यादा यूनिक चीजें आप लेकर आ रहे हैं मार्केट में, उतने ज्यादा कस्टमर आप लोगों के पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितने ज्यादा कस्टमर आप लोगों के पास अट्रैक्ट होंगे, उतनी ज्यादा सेल बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा डिमांड आएगी। सेल बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो प्रॉफिट भी बुक हुआ, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हो रही है। और इसी के साथ साथ मार्केट शेयर भी आप लोगों का बढ़ रहा है। ये चीजें मैं वैसे आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ रही है। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या? अगर मैं कहूँ कि कॉफी पीनी है, तो सीधा क्या आएगा? आप लोगों को पता है, रेड कलर के अंदर एक शैशे आता है और उस में जो पाउच आता है ना, उसमें वो कॉफी होती है। नेस्कैफे, मतलब याद होगा नाम बट बहुत कम, अगर होगा तो सीधा ये वाली ही इमेज याद आएगी। चाय पीनी है तो टाटा की चाय याद आएगी, ना कि ताज वाली याद आएगी, ताजमहल वाली। समझ पा रहे हैं? मतलब कि हर एक प्रोडक्ट ने ना अपनी अपनी इमेज ना कस्टमर के माइंड में बनाए हुए हैं। जैसे मैं टूथपेस्ट कहूं, कभी आप लोग शॉप पे जाते हो तो आप ये कहते हो कि भाई आप कोलगेट दे दो, तो मतलब कोलगेट ने अपने आप को ही टूथपेस्ट ही कोलगेट है। बट टूथपेस्ट काफी तरीके की वैरायटी में होता है, जैसे दंत कांति होगी, कोलगेट होगी है, ठीक है, क्रिस्टल क्लूल की वाली होगी है, और एक आपके पास जो भी मैंने बताया सेंसोडाइन होगी है, मतलब काफी सारी है, ठीक है, क्लोजअप वाली होगी है, काफी सारी है। बट कोलगेट ने अपनी छवि इतनी तरीके से छापी हुई है मार्केट में, वही बिकती है और दुकानदारों पे मिलेगी भी वही है। अगर आप ये चीजें, सारी चीजें मेंटेन करके रखते हो तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट मीन्स मार्केटर के पास इतने सारे मार्केटर है, आपके पास यूनिक है, उसको कॉपी करने में कॉम्पिटिटर को मेहनत लग रही है। तो अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कोई यूनिक स्किल है, कोई प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई भी आपके पास स्पाइसेस मसाला है जिसके थ्रू आपको अपना प्रोडक्ट में लॉन्च कर रहे हो, तो आप लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे। अगर उसको जल्दी से किसी ने कॉपी कर दिया तो लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो आपका जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, जरूरी तो नहीं है ना कि वो कस्टमर को पसंद आए या नहीं आए, और जो आ जाता है तो जरूरी तो नहीं है कि वो वाइड रेंज में पसंद आए। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, उसे मतलब एक्सेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे करके अपने वो पांव फैलाते हैं। तो डू नॉट अप्रिशिएटेड और रिकॉग्नाइजिंग द यूनिक फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, अ कंपनी इन्वेस्ट द हैवी इन क्रिएटिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। काफी बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर है क्या है, उस नए आइटम्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जिसकी वजह से उनको बड़ा हैवी लॉस हो जाता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ द डिफरेंशिएशन दैट मीन्स जो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अलग लॉन्च कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनिक है हमारा, ठीक है, सेम आपको दिखने में फिजिकल अपीयरेंस किसी पर्टिकुलर चीज की सेम लगेगी, ठीक है, बट साइट पे, हर साइट पे, अमेजोन पे इसका प्राइस क्या पता 250 मिले, फ्लिपकार्ट पे 350 मिले, कि किसी मीशो पे ये क्या मिले 120 का मिले, सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, बट प्राइजेस क्या है, अलग अलग है, क्योंकि वो अपनी साइट की, अपनी लोकेशन के प्राइजेस भी चार्ज करते हैं। तो एक्सेस
कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका डिफरेंशिएट है बट उसकी फीचर्स के आपसे ज्यादा अमाउंट चार्ज करे तो भी क्या कस्टमर क्या है प्रेफर नहीं करते हैं। लॉस ड्यू टू देयर इज अ डिफरेंशिएशन, दैट मीन जब आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं ना तो काफी सारे लॉस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपके पास इनिशियल जो भी आपकी कॉस्ट आती है ना, क्या क्या बताई थी मैंने, आपने कोई फैक्ट्री रेंट पे ली है, मशीन को इंस्टॉल किया है, लेबर को हायर किया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, पैसे को आपने अरेज किया है तो इंटरेस्ट का कॉस्ट आ रही है, ठीक है, लेबर को हायर किया है तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, ठीक है, और क्या मैंने बताया, मतलब जितने भी खर्चे आ रहे हैं, अगर प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, उन खर्चों की भरपाई कहां से होगी, नुकसान होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से ये भी नुकसान होता है कि जरूरी नहीं होता कि हर बार डिफरेंशिएटेड जो प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, वो एक्सेप्ट किया जाए मार्केट के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? चलो तो लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, बात करते हैं फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर एरिया पे क्या कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहूं कि जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे को पढ़ाना है, ठीक है, मैंने क्या किया है, क्या मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, या मैंने क्या कहा कि भाई मेरे को +1 +2 पढ़ाना है, या मैं कहूं कि मुझे यूजी पढ़ानी है, या मैं कहूं मुझे पीजी पढ़ानी है, राइट। तो मैंने, समझ पे आ रही है, मैंने कहा कि भाई मेरे को जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में पढ़ते हैं मेरे को उनको पढ़ाना है। तो मैंने अपने आप को एरिया डिफाइन किया, मैंने मेरा अपना एरिया डिफाइन किया कि मुझे बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं पढ़ाने, मुझे +1 +2 के नहीं पढ़ाने, मुझे यूजी एंड पीजी के बच्चे पढ़ाने हैं। पर इसमें भी मैंने एरिया सेलेक्ट किया, भाई किस स्ट्रीम के पढ़ाने, भाई कॉमर्स स्ट्रीम के पढ़ाने हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि आपके पास बहुत बड़ा डाटा है, उस डाटा का आपने क्या कर दिया, सेगमेंट कर दिया। पहले टुकड़े किए कि बच्चे पढ़ाने में, क्या ठीक है बच्चे पढ़ाने हैं। फिर मैंने कहा कि भाई किस तरीके के पढ़ाने, मैंने कहा कि पहले जो फर्स्ट से लेकर 8 तक के होते हैं, 8 से लेकर +2 तक के होते हैं, देन यूजी एंड पीजी, ठीक है, यूजी पीजी इसमें लगा लेते हैं। देन उसके बाद कोई कंपटीशन की तैयारी, मैंने इस सेगमेंट को सिलेक्ट किया, मैंने यूजी पीजी सिलेक्ट किया। फिर इसमें भी स्ट्रीम है कि भाई आपको आर्ट स्ट्रीम पढ़ानी है, आपको मेडिकल पढ़ानी है, या आपको कॉमर्स पढ़ानी है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने कहा मेरे को कॉमर्स पढ़ानी, मतलब कि आपने किसी ग्रुप को सिलेक्ट किया, उसमें भी फिर अदर ग्रुप से तो उसमें भी सिलेक्ट किया, मतलब कि अपनी एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप को ही आप क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, राइट। समझ में? अगर मैं सबके पढ़ाना स्टार्ट कर दूं ना, मेरा दिमाग है ना जैसे फटने को हो जाएगा मेरे से, मतलब हर एक ह्यूमन की ना कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी काम में इतना ही परफॉर्म कर सकता है। तो फोकस स्ट्रेटेजी क्या कहते हैं कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, जहां पर सर्व किया जाता है स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर। अगर मैं इसको मार्केट में एग्जांपल दूं तो कैसे होगा, जैसे मैंने टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था, सेंसोडाइन। संवेदनशीलತೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ, ये तो उसमें हो गया तेलुगु में। चलो तो सेंसोडाइन का आ गया समझ में। इतनी सारी टूथपेस्ट है पर उन्होंने मार्केट में एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए, राइट। तो इसे हम निश मार्केट भी कहते हैं कि स्मॉल एंड स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ द कस्टमर हु हैव द यूनिक प्रेफरेंस और द रिक्वायरमेंट। वो लोकेशन के बेस भी हो सकती है, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं केवल नॉर्थ एरिया को ही सिलेक्ट करूँ, मैं केवल साउथ एरिया को सिलेक्ट करूँ, मैं केवल ईस्ट एरिया को सिलेक्ट करूँ। प्रोडक्ट की नीड जो कि हमने बात की, एट्रीब्यूशन होगा, कोई गुण के बेसिस पे हो सकती है, ठीक है, कोई इनकम के सोर्स पे हो सकती है कि मैं केवल हाई क्लास वाले पर्सन को सेलेक्ट करूं या फिर मैं लो क्लास वाले पे करूं, ठीक है। लाइफस्टाइल हो सकती है कि बिजनेस क्लास है, ठीक है, या फिर लेबर है, या फिर मैं कहूँगी कोई खुद का अपना जो बिजनेस है मैं उनके लिए सामान को प्रोड्यूस करूँ। तो ये टाइप ऑफ द फोकस स्ट्रेटेजी, ये भी आपको मैंने बताया था 2 तरीके की होती है। पहला क्या था, इन द कॉस्ट फोकस स्ट्रेटेजी होती है, और एक आपकी डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटेजी होती है। कॉस्ट फोकस का मतलब क्या है कि देखो आपने पूरे एरिया में से किसी एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर लिया, फोकस तो यहाँ हो गया, और उस स्पेसिफिक एरिया के लिए आपकी लागत क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए कि आपका प्राइस कमाए तो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हो। दैट्स सिंपल। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए एयरलाइन का, मैं कहूं कि अगर जहाजों के थ्रू आप अगर ट्रांसपोर्टेशन करना स्टार्ट करें, ठीक है, आप एयरलाइन के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करना स्टार्ट करें तो आपके लिए खर्चीला है। तो इंडिगो कंपनी आई थी, उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक क्लास टिकट बुक करेंगे। 2 तरीके की होती है ना, बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमिक। तो बिजनेस के अंदर थोड़ा सा आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और इकोनॉमिक के अंदर थोड़ा सा कम पैसे देने पड़ते हैं। तो कम पैसों के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, एयरलाइन की सर्विस को यूज कर सकते हो। तो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूस विद इन द स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट।
डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जो स्पेसिफिक आपने सेगमेंट सेलेक्ट किया ना बेटा, उस स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर भी कुछ यूनिक लेकर आना। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया था इसका एग्जाम्पल, इसका सेंसोडाइन का, ठीक है। तो ये पे ये बात करते हैं, यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट टू अ पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट इंस्टेड ऑफ द कंपीटिंग द प्राइस को नहीं फोकस कर रहा है, क्वालिटी की, बट ये एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात की जा रही है। लेस सेंसिटिव कस्टमर यहाँ पे होते हैं, वो सेम फीचर यहाँ पे ऐड ऑन की। क्या अब आप इन चीजों को कर सकते हैं कि सिचुएशन क्या क्या होंगी जहां पर आपकी फोकस स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। दैट मीन्स कि फोकस स्ट्रेटेजी वर्क द बेस्ट अंडर द सर्टेन कंडीशन। ऐसा नहीं है कि हर जगह ये फोकस स्ट्रेटेजी वर्क कर सकती है, कुछ इसके पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। फोकस स्ट्रेटेजी जब आप फोकस मतलब अप्लाई कर रहे हो ना अपने बिजनेस के ऊपर, जरूरी है कि आपके कस्टमर ठीक ठाक होने चाहिए। नहीं, ये नहीं है कि आपकी बिल्कुल 2-4 कस्टमर के लिए अपना सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि सफिशिएंट नंबर ऑफ द कस्टमर होने चाहिए कि वो अगर सामान खरीदें और खरीदने के बाद आपको इतना पैसा देके जाए कि आप कम से कम सर्वाइव कर सके। मार्केट सेगमेंट इज अ लार्ज इनफ टू बी अ प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मार्केट सेगमेंट हैज द ग्रोथ पोटेंशियल। दैट मीन्स जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो ना, उसके फ्यूचरिस्टिक आपके कस्टमर होने चाहिए। यस या नो? यस या नो जल्दी से बताओ। तो जैसे कि अगर बात की जाए आपके व्हीकल्स के अंदर, अब इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है जब आया था मार्केट में थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया गया था, बट आज क्या कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? पता लग रहा है कि भाई पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा ऊंचाई छू रहे हैं, कहाँ 56 था कहाँ अब 100 हो गया, है ना। तो फ्यूचर की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को एस्टिमेटेड होनी चाहिए, ठीक है। और जो आप प्रोडक्ट को फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके जो लार्ज कंपटीटर है उसको कॉपी कर ले या फिर उसको टारगेट कर ले, जिससे कि आपका प्रॉफिट कम हो। जरूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है इतना यूनिक होना चाहिए कि सामने वाले को कॉपी करने में ना बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़े। ऑर्गेनाइजेशन हैज अ नेसेसरी रिसोर्सेज एंड द कैपेबिलिटी। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फोकस स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर रही है ना, तो उसके पास जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? मैन हो सकता है, मनी हो सकती है, मशीन हो सकती है, टूल्स हो सकते हैं, ठीक है, फिनांस हो सकता है, इंटरनल जितने भी रिसोर्सेज है उनका वो बेहतर यूज करें और वो इजिली अवेलेबल भी हो उसको, ठीक है। विदाउट द प्रॉपर रिसोर्सेज द कंपनी कांट बी सेटिस्फाई द स्पेसिफिक नीड ऑफ दैट सेगमेंट। दैट्स ओके। एबिलिटी टू डिफेंड द अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को भी डिफेंड कर सके, मतलब कि उसको संभाल सके कि हाँ तुम लोग अगर मेरे तेरे जैसा प्रोडक्ट लेकर आए, जैसे कि कोका कोला एंड पेप्सी दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं, बट पेप्सी को आपको याद हो तो अगर नोट किया हो तुम लोगों ने, कोका कोला की सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आती है एज कम्पेयर टू द पेप्सी, तो वो ज़्यादा ऐसे तरीके से स्प्रेड भी होता। तो आपके पास एक टूल मतलब एक तरीका होना चाहिए, पैतरा होना चाहिए कि सामने वाले को आप रोक सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, कंपटीटर फेस द हाई कॉस्ट टू मीट द निश नीड। कंपटीटर क्या करना कंपटीटर फेस द हाई कॉस्ट टू मीट द निश नीड, मतलब कि अगर वो उसी निश को जो आपने क्रिएट कर रखे हो, जो आपने स्पेसिफिक पॉइंट को आपने क्रिएट कर रखा है, अगर उसको कॉपी करना चाहे ना तो आप उसके लिए हाई कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब कि सेम प्रोडक्ट आप जैसा लॉन्च करना चाहिए तो, ठीक है। एडवांटेज आई थिंक अब आप कर सकते हैं, कंपटीटर से रिड्यूस द कॉम्पिटिशंस एंड थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट, ये सारे सेम एज इट इज। डिसएडवांटेज दिस वन। यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश, ओके। अदर सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, एज पर द नीड आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके सभी है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि डिफरेंशिएशन से ही क्वेश्चन आए हैं कि डिफरेंशिएशन से क्या समझते हैं, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो कि लास्ट सेमेस्टर्स में काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं डेफिनेटली टीम का नंबर दिया हुआ है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ मिलेगा। होपफुली जो MCQ 023 की जो सीरीज आप लोगों को हेल्प कर रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा और आप लोगों को डेली आप लोगों को लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय।